हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अभी चल रही है नवरात्रि, तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ आज आपका ईद है, तो आप सभी को ईद की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आपको पता है कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस भी हमारे एक्सटेंशन एजुकेशन की चल रही है। इससे पहले हमने 9 प्रैक्टिस सेट कर रखे हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है क्लासेस तो एक बार जाकर ज़रूर देखें। आज की जो आपकी प्रैक्टिस सेट है वो है सेट नंबर 10, जिसमें वही आपके 45 क्वेश्चन हैं। हम रिवीजन के तौर पर पूरे के पूरे एक्सटेंशन एजुकेशन को कवर अप कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हमने सारे के सारे टॉपिक को कवर अप कर लिया है, बट अभी भी कुछ हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाकी हैं, तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो आपकी एनसीईआरटी बेस्ड बुक है, उसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, तो हम उनको कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि पेन और नोटबुक आपके पास होगा। जो भी नया लगेगा आप उसे नोट डाउन करेंगे, काउंट भी करेंगे कि आपने 45 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। कल की जो हमारी चर्चा हो रही थी, वो हम बात कर रहे थे जो हमारे जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ, साथ ही साथ जो प्रोग्राम चलाए गए थे, उनके बारे में हम बात कर रहे थे। तो जो आपका राष्ट्रीय पोषण संस्थान है, हमें इसके बारे में आज बात करना है। ये जो हमारा राष्ट्रीय पोषण संस्थान है, इसकी स्थापना पहले कहाँ हुई थी? जिसे हम निन कहते हैं, उसकी स्थापना पहले कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी, मुंबई में हुई थी, कुनूर में हुई थी या फिर उत्तर प्रदेश में हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका राष्ट्रीय पोषण संस्थान है, इसकी स्थापना पहले कुन्नूर में हुई थी। कुन्नूर शोध प्रयोगशाला के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। बाद में इसका नाम बदलकर निन कर दिया गया, अर्थात राष्ट्रीय पोषण संस्थान कर दिया। ठीक? चलिए, क्या आप बता सकते हैं कि वर्तमान में जो आपका निन है, उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये जो आपका राष्ट्रीय पोषण संस्थान है, इसको कुन्नूर से हैदराबाद कब स्थानांतरित किया गया? अभी हमने बताया कि जो हमारा राष्ट्रीय पोषण संस्थान है, जब इसकी स्थापना हुई थी, तो उस टाइम पर इसकी स्थापना कुन्नूर में हुई थी। कुन्नूर शोध प्रयोगशाला के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। बाद में इसको हैदराबाद में स्थानांतरित कर दिया गया। आपको इसका नाम बताना है, ये मतलब समय बताना है कि इसकी जो हैदराबाद में स्थानांतरित किया गया, ये कब किया गया? 1950 में किया गया, 1955 में किया गया, 60 में किया गया या फिर 59 में किया गया? तो ये जो राष्ट्रीय पोषण संस्थान है, जिसे हम निन के नाम से जानते हैं, ये आपका एक नेशनल संस्था है, एक आपकी राष्ट्रीय संस्था है। इसको कुन्नूर से हैदराबाद 1959 अर्थात 1959 में स्थानांतरित किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। राष्ट्रीय पोषण संस्थान किसकी सहायता से न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ इंडियन फूड्स पुस्तक का प्रकाशन करती है? तो ये जो निन है, ये पुस्तक जिसका नाम है न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ इंडियन फूड्स, ये पुस्तक का प्रकाशन करती है, लेकिन किसके साथ में करती है? क्या डब्ल्यूएचओ के साथ करती है, आईसीएआर के साथ करती है, आईसीएमआर के साथ करती है या फिर सीएफटीआरआई के साथ मिलकर करती है? तो ये जो निन है, एक पुस्तक का प्रकाशन करती है जिसका नाम है न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ इंडियन फूड्स। ये आईसीएमआर की मदद से करती है, या सहायता कौन करता है इसमें? तो आईसीएमआर इसकी सहायता करता है। ज़रा इन चारों का फुल फॉर्म बताइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर। अभी आपने सुना था क्या? सीएफटीआरआई नाम सुना ही था आपने। इसकी स्थापना कब हुई? क्या ये 1950 में हुई, 1952 में हुई, 1955 में हुई या फिर 1957 में हुई?
तो जो आपके CFTRI की स्थापना हुई 50 में हुई थी। अब CFTRI का फुल फॉर्म क्या है? याद होना चाहिए। तो हम एक बार देख लेते हैं कि CFTRI का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, CFTRI फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे क्या है? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है। ये जो CFTRI है, क्या है? CFTRI है, इसके द्वारा कौन से पूरक पोषक आहार तैयार किए जाते हैं? क्या बाल आहार तैयार करता है? क्या ये माल्ट युक्त भोज्य पदार्थ तैयार करता है? या फिर ये बहुउद्देशीय आटा तैयार करता है? या फिर ये सभी तैयार करता है? तो आपने CFTRI के द्वारा जो पूरक पोषक आहार तैयार किए जा रहे थे, उनके बारे में पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था। जिसमें आपका बाल आहार आ रहा था, माल्ट युक्त भोज्य पदार्थ भी आ रहा था, बहुउद्देशीय आटा भी आ रहा था, यानी कि उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या? उपरोक्त सभी। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था है? क्या निन है, CFTRI है, ICAR है, या फिर WHO है? तो जो हमारी निन है, CFTRI है, ICAR है, ये सारी की सारी हमारी नेशनल हैं, यानी कि राष्ट्रीय संस्थाएँ हैं। लेकिन आपको पता है कि WHO जो है, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। और ये किसका पार्ट है? तो ये आपका UNO का एक पार्ट है, या यूएनओ का ही एक ब्रांच है। ठीक। यूएनओ के तहत कई ऐसी संस्थाएं हैं जो कि कार्य करती हैं, जिसमें आपका एक नाम WHO का भी आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वही WHO की स्थापना कब हुई? 1945 में हुई, 1948 में हुई, 50 में हुई, या फिर 92 में हुई? तो WHO से संबंधित जब आपने लास्ट टाइम का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें आपको 1945 डेट दिया था, ठीक? और हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था जिस पे हम टिक कर सकें, क्योंकि हमें पता है कि जो WHO की स्थापना हुई थी, वो तो 1948 में हुई थी। लेकिन लेकिन हमें ऑप्शन में 1948 मिला ही नहीं, तो हमने लगाया था 1945। ऐसा हमने क्यों किया था? क्योंकि जो WHO का प्रपोज़ल रखा गया था, वो 1945 में ही रखा गया था। तो हमारे पास और कोई डेट ना होने की वजह से हमने क्या किया, 1945 पे लगाया था। अगले एग्ज़ामों के लिए भी आप ध्यान रखेंगे, ऐसा जैसे आपने कई जैसे हम बात कर लें फसाई की हो गया, या कई ऐसे एक्ट हैं, या कई ऐसे जो है आपके संस्थाएँ हैं, जिनकी स्थापना में 2-3 डेट आते हैं, और अगर उसमें आपका एक्चुअल डेट नहीं दिखता है, तो जो उससे संबंधित डेट होगा उसको हम टिक करेंगे, ठीक? जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि जो फ़िसाई है उसको कब बनाया गया, तो 2006 में, लेकिन प्रॉपर वो लागू कब हुआ था? ये आप हमें बताइए। और अगर जो प्रॉपर डेट आपको ना दी गई हो, तो आप क्या करेंगे, 2006 को लगाएँगे, ठीक? ऐसे ही आप किसी और संस्था का ले लीजिए, मतलब कोई भी, आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। जैसे अगर अभी यहाँ पर 1948 ना होता, तो हम क्या लगाते, 1945 आराम से लगा देते, है ना? क्योंकि ये इसी से संबंधित डेट है, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। कह रहा है, ये जो आपका WHO है, इसका मुख्यालय कहाँ है? अब ये जो आपका WHO है, इसका मुख्यालय जो मेन है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क है, न्यूज़ीलैंड है, स्विट्ज़रलैंड है, या फिर जापान है? तो हमें पता है ना, ये तो स्विट्ज़रलैंड में है। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत में इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आप क्या बताएँगे? कल भी मैंने इससे रिलेटेड आपको बातें बताई थी। तो ज़रा आप बताइए कि जो WHO का मुख्यालय भारत में है, वो कहाँ पर है? दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, या किसी और जगह पर है? तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं
अगले क्वेश्चन लेकिन साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि डब्ल्यूएचओ की जो स्थापना भारत में हुई थी, वो कब हुई थी? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। पोलियो के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया किसने? डब्ल्यूएचओ ने, केयर ने, निन ने या फिर सीएफटीआरआई ने? तो हमें पता है ना कि पोलियो उन्मूलन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, वो निभाया था डब्ल्यूएचओ ने। ठीक? किसने निभाया था? डब्ल्यूएचओ ने निभाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। आपको बताना है कि साइजोफ्रेनिया है, क्या है? ये जो साइजोफ्रेनिया है, ये क्या है? क्या कोई ये शारीरिक विकास है, या फिर ये कोई मानसिक विकास है, या फिर ये कोई एक्चुअली विकास नहीं, विकार है, ठीक? पठन विकार है या फिर आपका भाषा विकार है? तो हमें पता है ना कि ये एक प्रकार का मानसिक विकार होता है, जो आपका साइज़ोफ्रेनिया होता है, वो आपका मानसिक विकार होता है, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? यूनिसेफ आप सभी ने नाम सुना होगा, जो कि बच्चों के लिए कार्य करता है, विशेषतः जब पूछा जाता है, तो बच्चों का नाम इसमें आता है, ठीक? ये आपका जो यूनिसेफ है, इसकी स्थापना 1945 में हुई, 46 में हुई, 48 में हुई या फिर 49 में हुई। तो जो आपकी यूनिसेफ की स्थापना है, वो कब हुई थी? वो 1946 में हुई थी। ज़रा आप यूनिसेफ का फुल फॉर्म भी देखते चलिए, क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ये आपका पुराना नाम हुआ करता था। जो यूनिसेफ का फुल फॉर्म है, मतलब जब हम इसका शॉर्ट नेम लिखते हैं यूनिसेफ, तो हम यही लिखते हैं। लेकिन अगर इससे फुल फॉर्म अगर हम देखें, तो वर्तमान समय में इसमें से क्या 2 शब्द हैं जिसको हमने निकाल दिया है। इसमें से कोई आपका 2 ऐसा शब्द है जिसको हमने निकाल दिया है। ज़रा आप हमें बताएँगे कि वो 2 शब्द कौन से हैं? इसी में से हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और भी अगर साधारण भाषा में हम पूछें आपसे, तो आप हमें वर्तमान में यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है, एक बार बता दीजिए। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। ये जो यूनिसेफ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? क्या ये भारत में है, जेनेवा में है, न्यूयॉर्क में है या फिर लंदन में है? तो जो हमारा यूनिसेफ है, इसका जो हेडक्वार्टर है, वो आपके न्यूयॉर्क में है। जिनेवा में है किसका? ज़रा एक बार बताइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। यूनिसेफ ने भारत में कब से कार्य करना शुरू किया था? ये 1945 से कर रहा है, 48 से कर रहा है, 49 से कर रहा है या फिर 55 से कर रहा है? तो जो यूनिसेफ है, उसने भारत में कब से कार्य करना प्रारंभ किया? तो वो किया था 1949 से। आप हमें बताएँगे कि डब्ल्यूएचओ और केयर, ये दोनों भारत में कब से कार्य कर रहे हैं? केयर, ठीक? इन दोनों का भारत में कब से कार्यक्रम चालू हुआ या कब से ये कार्य कर रहे हैं? ज़रा एक बार हमें आप बता दीजिएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर। यूनिसेफ के द्वारा चलाए जा रहे गोबी अभियान में जी का तात्पर्य क्या है? गोबी, GOBI, ठीक? इस गोबी की बात हो रही है। तो ये जो यूनिसेफ के द्वारा चलाया गया, सबसे पहले तो आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि किसके द्वारा चलाया गया? तो ये आपके यूनिसेफ के द्वारा चलाया गया। फिर बाद में इसने चेतना के साथ मिलकर इसमें थोड़ा-सा और इम्प्रूवमेंट किया, गोविफ यानी कि एफ इसमें जोड़ दिया। फिलहाल हमें ये बताना है कि जो यूनिसेफ के द्वारा गोबी अभियान चलाया गया था, इसमें जो जी है, ये जी का क्या मतलब है? क्या जनरल सर्विलांस है, गुड सर्विस है, गुड सर्विलांस है या फिर ग्रोथ सर्विलांस है? तो हमें पता है ना, जी का मतलब होता है ग्रोथ सर्विलांस। ज़रा आप हमें OBI का नाम आई का फुल फॉर्म बता दीजिएगा। आपने इसको 2-2 बार पढ़ा है। एक जब आपने चेतना का नाम पढ़ा था तब पढ़ा था, और एक जब आपने यूनिसेफ पढ़ा था तब वहाँ पर पढ़ा था। ज़रा आप हमें पूरा यानी कि गोवी का फुल फॉर्म बता दीजिएगा, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। निप्सिड, निप्सिड की स्थापना कब हुई?
1950, 1970, 1975 या फिर 1980। तो जो आपका निप्सिड है, निप्सिड की स्थापना जो हुई थी, वो हुई थी 1975 को। कब हुई थी? 1975 को हुई थी, ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, ज़रा हम निप्सिड के फुल फॉर्म को भी देख लेते हैं। निप्सिड का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये आपके निप्सिड का फुल फॉर्म है, पूछा जा सकता है, थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। ये जो निप्सिड है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? क्या दिल्ली में है, मुंबई में है, उत्तर प्रदेश में है या फिर पंजाब में है? तो जो हमारा निप्सिड है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली है। निप्सिड का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये जो आपका निप्सिड है, निप्सिड किसके अधीन कार्य करता है? क्या ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? या ये कपड़ा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? या फिर ये स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? या फिर ये सब मिलकर कार्य करते हैं? मतलब सबके अधीन कार्य करता है। तो हमें पता है कि जो हमारा निप्सिड है, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है या अधीन होकर कार्य करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर। फाओ नाम आप सभी ने सुना है, फाओ का। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्या ये फ्रूट एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर फूड एंड अरेंजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या इनमें से कोई नहीं सही है? तो हमें पता है कि फाओ क्या है, हमारे खाद्य पदार्थों से संबंधित है, फल से नहीं है, ठीक? तो ये जो है आपका खाद्य और कृषि से संबंधित है, यानी कि फाओ जो है आपका, इसका फुल फॉर्म हो गया फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नाम ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि फाओ की स्थापना हुई कब थी? क्या ये 1940 में हुई, 42 में हुई, 45 में हुई या फिर 50 में हुई थी? तो जो फाओ है, फाओ की स्थापना 1945 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, ये क्या है? ये कृषि और खाद्य से संबंधित है। बड़ा साधारण सा क्वेश्चन पूछा जाता है क्या? बड़ा साधारण सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे डब्ल्यूएचओ है, ये किससे संबंधित है? तो ये ध्यान रखना है कि हर एक संस्था जो है उसका एक मेन काम है। जैसे जो डब्ल्यूएचओ है, उसका मुख्य कार्य क्या है? उसका मुख्य कार्य है कि वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य से संबंधित है ये, ठीक? और अगर हम फाओ की बात करें तो फाओ क्या है? फाओ ये आपका खाद्य और कृषि से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं यूनिसेफ की, तो ये बच्चों के कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम बात कर लें यूनेस्को की, तो ये आपके विश्व धरोहर या संस्कृत इन सब से संबंधित है। तो हर एक अपने, और जैसे हम बात कर लें, अगर हम बात कर लें आपके इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी या फिर इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी, तो इसका मेन काम क्या है कि आपदा के समय में, अब आपदा का मतलब जैसे कोई भी प्राकृतिक आपदा हो गया, बाढ़, भूकंप, इन सब में लोगों को तुरंत राहत पहुँचाना, ठीक? ये इसका कार्य है। तो हर एक संस्था का अपना अलग-अलग कार्य होता है, चाहे आपने राष्ट्रीय स्तर पर देखा हो और चाहे आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा हो। तो कभी-कभी क्या, कई बार पूछा जाता है कि किससे संबंधित है? जैसे अभी हम फाओ से पूछ लें कि फाओ का संबंध किससे है? स्वास्थ्य से है, आपातकाल से है, या फिर आपकी कृषि से संबंधित, कृषि खाद्य से संबंधित है, या फिर उपरोक्त सभी से संबंधित है? तो आप तुरंत बताएँगे ना कि भाव का संबंध जो है वो हमारा खाद्य और कृषि से संबंधित है। आपदाओं का संबंध हम किससे लगाते हैं? आईसीएआर से लगाते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल मतलब बात कर रहा हो या फिर वो नेशनल की बात कर रहा हो, यानी कि इंडियन की बात कर रहा हो, ठीक? साथ ही साथ एक हमने स्वास्थ्य की बात की थी,
तो स्वास्थ्य का जब भी नाम आएगा तो हम WHO के पास जाएँगे, ठीक? तो ये हर एक ब्रांच का अपना-अपना अलग-अलग कार्य होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 20 पर। प्रसार शिक्षा का उद्भव हुआ, कहाँ से हुआ? अब ये थोड़ी-सी आप हिस्ट्री मिलेगी, 2-4 क्वेश्चन यहाँ पे। प्रसार शिक्षा का उद्भव कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ, जापान में हुआ, ब्रिटेन में हुआ, अमेरिका में हुआ। अच्छा, कल मैं एक क्वेश्चन देख रही थी पीवाईक्यू आपके इसी से जो आपके पीवाईक्यू हैं एक्सटेंशन एजुकेशन के 2021 के पेपर में जो भी आपके एक्सटेंशन एजुकेशन से क्वेश्चन आए थे उनको तो हम करेंगे ही करेंगे, जैसे हमने अभी लास्ट टाइम क्या किया था, चाइल्ड डेवलपमेंट किया था। तो मैं वहाँ पर देख रही थी कि कई क्वेश्चन ऐसे थे, जैसे आपसे पूछ लिया कि फुलकारी का संबंध है, तो आपके पंजाब से है। वहाँ पे आई थिंक मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं आ रहा है। कौन-सा था? अभी एग्ज़ैक्ट नाम नहीं याद आ रहा था कि मैंने कौन-सा देखा था, बट ऐसे ही था आपका, जैसे पूछ लिया गया ब्रोकेट का संबंध है कहाँ से? तो मुझे लगता है कि हमने इतना प्रैक्टिस किया है, हमने अपनी थ्योरी के क्लासेस में इतना कुछ समझा है, क्या मुझे ऐसे क्वेश्चन करवाने की आवश्यकता है? एक बार आप कमेंट करके बताइएगा। हाँ, मैंने इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस तरह से मैंने आपको 4-6 क्वेश्चन ज़रूर करवाए हैं। बट ये बताइए कि क्या मुझे आवश्यकता है कि मैं ऐसे सारे क्वेश्चन करवाऊँ कि कलमकारी का संबंध कहाँ से है, अजरक का संबंध कहाँ से है, कसीदा का संबंध कहाँ से है, पटोला का संबंध कहाँ से है, पोचमपल्ली का संबंध कहाँ से है, इकत का संबंध कहाँ से है और साथ ही साथ फुलकारी का संबंध कहाँ से है, बांधनी का संबंध कहाँ से है? क्या मुझे इस तरह के क्वेश्चन करवाने की आवश्यकता है? मैंने जिस लेवल पे आपको पढ़ाया है, मुझे नहीं लगता है कि मुझे इतने छोटे-छोटे क्वेश्चन आपको करवाने चाहिए। बट ध्यान रखिएगा, इतने छोटे-छोटे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें करना चाहिए, तो एक बार ज़रूर कमेंट करिएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जितनी लगन, जितने मेहनत से आपको पढ़ाया है, चीज़ों को रिवाइज़ करवाया है, इतने छोटे-छोटे क्वेश्चन करवाने की आवश्यकता तो नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएँगे तो आप बेधड़क करके आएँगे, ठीक? चलिए फिर भी एक बार आप कमेंट ज़रूर करिएगा। बात कर लेते हैं प्रसार शिक्षा के उद्भव की। तो आपको पता है कि जो प्रसार शिक्षा का उद्भव हुआ था वो ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 21 पर। ये जो प्रसार शब्द है, ये जो एक्सटेंशन शब्द है, इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? पहला क्वेश्चन तो वोरहीस ने किया था, ठीक? दूसरा क्वेश्चन किसने किया था? तो सॉरी, किसने नहीं, कब किया था, यहाँ तो वोरहीस दे ही दिया है। तो क्या इन्होंने 1860 में इस शब्द का प्रयोग किया था या 1885 में किया था, 1890 में किया था या फिर 1894 में किया था? तो जो आपके ये वोरहीस महोदय हैं, इन्होंने एक्सटेंशन शब्द का जो उपयोग किया था वो 1894 में किया था, ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 22 पर। अमेरिका में प्रसार कार्य का आविर्भाव किसके शैक्षणिक प्रयासों से सन 1880 से 1910 के मध्य संपन्न हुआ था? क्या ये ड्रैगन है? क्या ये वोरहीस हैं? क्या ये डॉक्टर सी मैन नैफ हैं या फिर स्मिथ लिवन है? तो ये स्मिथ लिवन आपका एक एक्ट है। बताना है आपको कि अमेरिका में जो प्रसार कार्य है इसका आविर्भाव किसके शैक्षणिक प्रयासों से हुआ? तो ध्यान रखेंगे, नाम आता है डॉक्टर सीमैन नैप का। इन्हीं के शैक्षणिक प्रयासों से 1880 से 1910 के मध्य ये जो प्रसार कार्य है, प्रसार कार्य का आविर्भाव कहाँ पर हुआ? अमेरिका में हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। कृषि कार्य को संयुक्त राज्य अमेरिका में मान्यता कब मिली? क्या मिली 1980 में, उन सॉरी 1880 में, 1890 में, 1910 में या फिर 1914 में? तो हमें पता है ना कि कृषि प्रसार को संयुक्त राज्य अमेरिका में 1914 में क्या मिला था? मान्यता मिला था, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक एक्ट के तहत मिला था। अभी-अभी आपने नाम अगर ध्यान से सुना होगा तो ज़रूर सुना होगा। ज़रा उस एक्ट का नाम बताइएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 24 पर। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या नाम है? इंडियन
एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ हुई? क्या ये पूसा बिहार में हुई या लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुई, जयपुर राजस्थान में हुई या फिर अहमदाबाद गुजरात में हुई? तो आपने इतिहास में मतलब एक्सटेंशन एजुकेशन के इतिहास में ये नाम सुना था क्या? पूसा बिहार। पूसा बिहार में किसकी स्थापना हुई थी? तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक? अगर आपसे कभी पूछा जाए IARI, इसका फुल फॉर्म बता दीजिए तो थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। हालाँकि पूछा नहीं जाना चाहिए या अभी PYQ में नहीं देखा गया है, बट ध्यान रखेंगे, क्या पता कब कौन-सा क्वेश्चन पूछ लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्या कह रहा है? कह रहा है इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर। नाम थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे, क्या? इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना कब हुई? 1910 में हुई, 1914 में हुई, 1925 में हुई या फिर 1928 में हुई? तो ये जो आपका इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर है, इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पर। प्रसार शिक्षा की आवश्यकता है, क्यों है? क्या कार्यकुशलता घटाने के लिए या घटाने में, समस्याओं को उलझाने में, पलायन को बढ़ावा देने में या फिर मानव व्यवहार में परिवर्तन लाने में? तो इस तरह के हमने कई क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन को करने का उद्देश्य हमारा ये है कि जो भी आपको आवश्यकता, सिद्धांत, दर्शन बताए गए हैं, सबको एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपने सिद्धांत भी 15-16 पढ़े हैं, आपने दर्शन भी कम से कम 15 से 16 या 20 दर्शन पढ़े हैं, आवश्यकताएँ भी आपने ऐसी ही पढ़ी हैं और सारी चीज़ें लगभग मिलती-जुलती हैं, क्योंकि बातें एक ही कही गई हैं। क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य ही एक है, तो एक बार उन्हें पढ़ लीजिएगा। बाकी आपको पता है कि प्रसार शिक्षा की आवश्यकता हमें मानव व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए होती है, ठीक? बाकी कार्यकुशलता हम इससे बढ़ाते हैं, समस्याओं को सुलझाते हैं, पलायन को रोकते हैं, ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले तत्वों में शामिल है। अभिप्रेरणा को कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? यहाँ पर थोड़ा-सा आप करेक्शन करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर मैं बना रही थी आपका कि अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले तत्वों में शामिल नहीं है, तो थोड़ा-सा आप इसे करेक्शन करिएगा, नहीं है। आपको पता है कि आवश्यकता है, अंतर्नोद है, प्रोत्साहन है, लेकिन उपहार जो आपका है, ये अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले तत्वों में शामिल नहीं है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले 3 तत्व हैं ही, कौन-कौन से? आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन। तो क्वेश्चन में थोड़ा-सा करेक्शन करेंगे और राइट ऑप्शन को हम पाएँगे, ठीक? चलिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ए, बी, सी या फिर बी, सी, डी ऐसा करके ऑप्शन नहीं है। अगर वैसा ऑप्शन होता फिर तो ठीक रहता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक हैं कौन? मान, सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा, दृष्टिकोण, भूख प्यास। देखिए, जो हमारा अभिप्रेरणा होता है, ये 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है जन्मजात और एक आपका होता है उपार्जित। जन्मजात का मतलब जो हमें जन्म से मिला होता है, जैसे भूख, प्यास, निद्रा, काम प्रवृत्ति, ये सारी चीज़ें हमें जन्म से मिलती हैं। तो ये हमारी क्या हो जाती हैं? जन्मजात अभिप्रेरक कहलाती हैं। और जो आपके उपार्जित अभिप्रेरक हैं, जिनको हम बाद में अर्जित करते हैं, वो उपार्जित होते हैं और ये भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक वैयक्तिक होता है और एक सामाजिक होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जन्मजात क्या है, तो हमें बहुत अच्छे से पता है, भूख, प्यास, नींद, ये सब हमारे क्या हैं? जन्मजात अभिप्रेरक हैं। क्या आपको भूख को उपार्जित करना पड़ता है? प्यास को उपार्जित करना पड़ता है? नहीं, ये तो हमारे जन्मजात अभिप्रेरक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पर। अब बताना है उपार्जित अभिप्रेरक होते हैं कौन से? क्या ये सामाजिक अभिप्रेरक हैं, वैयक्तिक हैं, दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं? तो अभी-अभी हमने आपको बताया कि जो उपार्जित अभिप्रेरक होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं, सामाजिक और वैयक्तिक। सामाजिक मतलब जो आप समाज से प्राप्त करते हैं, ठीक?
ठीक। और व्यक्तिक का मतलब जो आपका अपना खुद का है, जैसे आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपकी रुचि, आपकी अभिवृत्तियाँ, आपके विचार, ये सब क्या है? व्यक्तिक अभिप्रेरक हैं। जब हम बात करते हैं सामाजिक अभिप्रेरक की, तो इसमें आपका जैसे मान-सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक? चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पर कह रहा है, सामाजिक अभिप्रेरक क्या है? क्या अभिवृत्ति है, दृष्टिकोण है, अचेतन इच्छाएँ हैं या फिर सामाजिक प्रतिष्ठा है? तो आई होप कि मैंने जो अभी आपको लेक्चर दिया 1 मिनट, आपको समझ में आया होगा कि सामाजिक अभिप्रेरक क्या है, जन्मजात अभिप्रेरक क्या है, व्यक्तिक अभिप्रेरक क्या है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, मान-सम्मान है, ये आपके सामाजिक अभिप्रेरक के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 पर। आपने जब पढ़ा था प्रसार शिक्षा, तो उसमें एक परिभाषा पढ़ी थी। अब आपको बताना है, परिभाषा तो यहाँ पर हमने नहीं लिखा क्योंकि परिभाषा थोड़ी-सी लंबी-चौड़ी थी। तो उसी परिभाषा से 2-4 शब्द निकाले गए हैं, क्या हैं? कह रहा है कि प्रसार शिक्षण पद्धतियों की तुलना रिंच, स्क्रू ड्राइवर, हथौड़े इत्यादि से किसने की है? क्या ओपेन हीम ने की है, सूपे ने की है, ओपी दहामा ने की है या फिर एंस मिंजर ने की है? तो अगर आपको शिक्षण पद्धतियों में एक परिभाषा याद हो, तो वो थी एंस मिंजर की परिभाषा। इन्होंने कहा कि जो प्रसार शिक्षण में शिक्षण विधियों का वही महत्व होता है जो एक मैकेनिक के लिए रिंच, हथौड़ा, स्क्रू ड्राइवर इन सब का होता है। अगर एक मैकेनिक के पास रिंच, स्क्रू ड्राइवर, हथौड़ा ये सारी चीज़ें ना हो तो वो अपने कार्य को नहीं कर सकता है। उसी तरह से अगर शिक्षण विधियों में शिक्षण सामग्री का प्रयोग या शिक्षण पद्धतियों का उपयोग ना किया जाए तो वो बेकार होता है। ये बात किसने कही थी? एंस मिंजर ने कही थी। ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 पर। बताना है आपको कि क्लासरूम में कितने एमएम का फिल्म प्रोजेक्टर प्रयोग किया जाता है? 6 एमएम, 8 एमएम, 10 एमएम या फिर 19 एमएम? तो क्लासरूम में जो हम फिल्म प्रोजेक्टर का उपयोग करते हैं, उसके लिए हमें 8 एमएम की फिल्म प्रोजेक्टर की आवश्यकता होती है। ठीक। क्लासरूम के लिए 8 एमएम की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि व्यावसायिक तौर पर, अभी आपने क्लासरूम की बात की थी, लेकिन आपको बताना है जब हम व्यावसायिक तौर पर सिनेमा हॉल में कितने एमएम के फिल्म प्रोजेक्टर का उपयोग करते हैं? 8 एमएम, 10 एमएम, 16 एमएम या फिर 35 एमएम? तो ध्यान रख लीजिएगा, हम क्लासरूम में तो 8 एमएम का उपयोग करते हैं, लेकिन जब व्यावसायिक स्तर पर सिनेमा हॉलों की बात की जाती है तो उसके लिए हमें 35 एमएम की आवश्यकता होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। मूवी प्रोजेक्टर होते हैं कैसे? ध्वनि रहित, ध्वनि सहित, दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपने अगर पढ़ा हो, आपको याद हो, तो हमने बात की थी मूवी प्रोजेक्टर की, और ये मूवी प्रोजेक्टर आपके ध्वनि रहित और ध्वनि सहित भी हो सकते हैं, यानी कि इनमें आवाज़ें हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। संयुक्त राष्ट्र संघ में किस सन को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता वर्ष घोषित किया था? यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता वर्ष घोषित किया था? 1980 को, 1990 को, 1995 को या फिर 2005 को? तो नाम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्या, मतलब सन ध्यान रखेंगे क्या, कि ये जो 1990 का दौर था, यानी कि जो सन 1990 था, इसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतरराष्ट्रीय साक्षरता वर्ष घोषित किया था। ठीक। जरा ये बताइए कि बाजरा वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया था? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 पर। निम्नलिखित में से अशाब्दिक संचार नहीं है, अशाब्दिक संचार नहीं है। वेशभूषा, हाव भाव, स्पर्श या फिर लिखित पत्र? तो हम ये जानते हैं ना कि लिखित पत्र में बिना शब्दों के आप कोई काम नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो लिखित है यही आपका शाब्दिक है, बाकी सब अशाब्दिक हैं।
और ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अशाब्दिक संचार कैसे किया जाता है। जैसे जब हम वेशभूषा की बात करते हैं, तो ये बताइए कि जब आप कॉलेज जाते थे या जब आप स्कूल जाते थे तो यूनिफ़ॉर्म पहनते थे। यूनिफ़ॉर्म पहनते थे तो सबको पता चल जाता था ना कि आप किस विद्यालय के बच्चे हैं। क्या आपने कभी बताया कि हम इस विद्यालय में पढ़ते हैं या इस कॉलेज के बच्चे हैं? नहीं। तो आपकी वेशभूषा बता देती है। कोई पुलिस वाला है, वर्दी में जा रहा है, तो क्या हम उससे पूछते हैं कि आप पुलिस वाले हो? नहीं पूछते हैं। डॉक्टर की कोट से हम समझ सकते हैं या डॉक्टर की ड्रेस से हम समझ सकते हैं कि ये क्या है। एक वकील के पहनावे से, वेशभूषा से हम समझ सकते हैं कि ये वकील हैं। ठीक? तो वेशभूषा भी बहुत कुछ बताते हैं या वेशभूषा भी एक प्रकार से संचार का माध्यम होता है। साथ ही साथ हाव-भाव, हमारे हाव-भाव बता देते हैं। जैसे कभी हमसे कुछ गलत हो गया हो, तो हम कैसे डरे-डरे, सहमे-सहमे से रहते हैं, ठीक? अगर आपको याद हो, जैसे अभी तो आप बड़े हो गए हैं, तो अगर घर में कुछ टूट-फूट गया तो हमें पता है कि डाँट-वाँट नहीं पड़ेगी, ठीक? लेकिन जब हम छोटे हुआ करते थे और मान लीजिए गलती से हमारे हाथ से कप फूट गया या कोई शीशे का बर्तन या मतलब कोई ऐसी चीज़ टूट गई, तो हम कितने डरे-डरे, सहमे-सहमे से रहते थे ना? या फिर जब हम खुश रहते हैं तो हमारे चेहरे का हाव-भाव भी बता देता है कि हम खुश हैं। उसी तरह से स्पर्श की बात की जाए, स्पर्श भी बहुत कुछ कहते हैं। अगर आप किसी को टच करते हैं तो ये भी बहुत कुछ बता देते हैं आपको। तो ये सारे के सारे संचार के ही माध्यम हैं। बस ये अशाब्दिक होते हैं, हमें इस प्रकार के संचार में शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 37। अरस्तू के 3 अपील हैं। आपने अरस्तू का मॉडल देखा था, एसएसए मॉडल था जिसमें उन्होंने स्पीक और एसएसए इन्होंने क्या बात की थी? एक सेंडर होना चाहिए या स्पीक होना चाहिए, वक्ता होना चाहिए, साथ ही साथ कोई आपके पास मैसेज होना चाहिए और ये आपके पास ऑडियंस होना चाहिए बस, ठीक? इन्होंने बाकी हम एसएसए की बात कर ही नहीं रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि जो अरस्तू ने 3 अपील की थी, क्या थी? दया, सहानुभूति, क्रोध, नैतिकता, तर्क, करुणा, ज्ञान, अवरोध, क्षमता, हिंसा, दया, धर्म। तो 3 अपील आपको याद होगा ना? नैतिकता, तर्क, करुणा, यही 3 अपील उनके थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 38 पर। अपने ही थोड़ा-सा अब यहाँ से 2-4 क्वेश्चन आपको विवाह से मिलेगा। अपने ही समुदाय में विवाह करना कहलाता है क्या? एक्सोगोनी कहलाता है, एंडोगैमी कहलाता है, हाइपरगैनी कहलाता है या फिर हाइपोगैनी कहलाता है। तो जब हम अपने ही समुदाय में विवाह करते हैं या हम कह लें एक ही समुदाय में विवाह करते हैं, तो एक ही समुदाय में विवाह करना क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है एक ही विवाह में, मतलब जैसे एक ही समुदाय में हम अपने अपने ही आपका और हमारा समुदाय या मतलब जो लड़का-लड़की है उसका समुदाय एक ही हो, तो उसे हम एंडोगैनी के नाम से जानते हैं और जब अलग समुदाय में होगा तो उसे हम एक्सोगैनी के नाम से जानेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। जब जब पुरुष अपने से नीची जात की स्त्री से विवाह करता है तो वो किस प्रकार का विवाह कहलाता है? मतलब लड़का जो है वो उच्च कुल का हो और लड़की जो हो वो निम्न कुल की हो। तो इस प्रकार के विवाह को क्या कहेंगे? एंडोगैनी, हाइपरगैमी एक्सोगैनी, एंडोगैनी, हाइपरगैनी या फिर हाइपोगैनी। तो जब लड़का उच्च कोटि का हो, अपने से नीच जात की लड़की से शादी करता है, तो इस प्रकार के विवाह को हम हाइपरगैनी के नाम से जानते हैं, ठीक? इसके विपरीत होगा आपका हाइपोगैनी जो कि आगे है आपका। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि जब पुरुष अपने से उच्च जाति यानी कि लड़का निम्न जाति का है, लड़की उच्च जाति की है, तो इस प्रकार का विवाह होगा। अभी-अभी हमने बताया कि ये आपका हाइपरगैनी का अपोजिट होता है, ठीक? क्या होता है? हाइपरगैनी का अपोजिट होता है और इसमें जो लड़की होती है अपनी वो उच्च जाति की होती है, लड़का निम्न जात का होता है, ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है एक ही गोत्र में विवाह करना कहलाता है, यानी कि अपने ही गोत्र में एक ही गोत्र में विवाह करना कहलाता है, लड़के और लड़की का गोत्र एक ही हो। तो ये क्या कहलाता है? परगोत्री, संगोत्री, समजाति, विषम जाति।
तो जो एक गोत्री विवाह है, एक ही गोत्र में विवाह करना संगोत्री कहलाता है, और अगर गोत्र अलग है तो वो परगोत्री कहलाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका पता नहीं कैसे मिसिंग हो गया, बट वही था आपका परगोत्री वाला। ठीक, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 43 पर आ जाते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से उच्च श्रेणी का विवाह है। अच्छा देखिए, यहाँ पर मैंने बहुत साधारण सा क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि मनु के अनुसार विवाह कितने, हिंदू धर्म में विवाह कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। 4 जो होते हैं वो उच्च श्रेणी के होते हैं, 4 निम्न श्रेणी के होते हैं। ठीक, तो जरा हमें आप ये बताइए कि जो 4 उच्च श्रेणी के विवाह हैं उसमें से कौन सा नहीं है? क्या गंधर्व विवाह आपका उच्च श्रेणी का, सॉरी यहाँ पर बताना है कि उच्च श्रेणी का विवाह है। गंधर्व विवाह, पैशाच विवाह, दैव विवाह, राक्षस विवाह। अब वैसे आप नाम से ही समझ चुके होंगे कि उच्च श्रेणी का विवाह किस में आएगा। ये जो आप गंधर्व विवाह देख रहे हैं ये प्रेम विवाह है। ठीक, गंधर्व विवाह को ही हम प्रेम विवाह के नाम से जानते हैं, लेकिन ये हमारा राइट आंसर नहीं है। मनु ने इसको निम्न श्रेणी के विवाह में रखा है। हमारा उच्च श्रेणी के विवाह में दैव विवाह आता है। अब जो आपके निम्न श्रेणी के विवाह हैं 3 यहाँ पर दिए गए हैं, गंधर्व विवाह, पैशाच विवाह, राक्षस विवाह। जरा वो चौथा विवाह आप हमें बता दीजिएगा। बाकी अगर हम उच्च कोटि के विवाह की बात करेंगे तो उसमें आपका दैव विवाह आ जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 की। यहाँ पर बताना है कि जो निम्न कोटि का विवाह है वो कौन सा है। यानी कि 3 आपको यहाँ पर उच्च कोटि का दिया गया है, एक आपको निम्न कोटि का बताना है। ब्रह्म विवाह, ये तो उच्च कोटि का है। आर्ष विवाह, ये भी उच्च श्रेणी का विवाह है। प्रजापत्य विवाह, ये भी उच्च श्रेणी का विवाह है। जबकि ये जो आपका असुर विवाह है ये आपका निम्न श्रेणी का विवाह होता है। ठीक, ये तीनों क्या हैं आपके उच्च श्रेणी के हैं, ये आपका निम्न श्रेणी का विवाह होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। क्या विवाह का मुख्य उद्देश्य है, क्या है? क्या यौन इच्छाओं की पूर्ति करना, संतानोत्पत्ति की प्राप्ति, परिवार का निर्माण, या फिर उपरोक्त सभी? तो क्या इसका आंसर बताने की आवश्यकता है? मुझे लगता है नहीं है, क्योंकि ये आपको पता है कि विवाह के यही सारे उद्देश्य होते ही हैं। हमें परिवार का निर्माण करना है, और आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि परिवार का निर्माण कब होता है, जब एक स्त्री और एक पुरुष विवाह नामक संस्कार से बंधते हैं, तब जाकर परिवार का निर्माण होता है। उससे पहले वो अपने माता पिता के परिवार का हिस्सा होते हैं, लेकिन विवाह के बाद उनका अपना खुद का परिवार हो जाता है। ठीक, और इसमें क्या होता है, संतानोत्पत्ति, यौन इच्छाओं की संतुष्टि, यही सब होता है। ठीक, तो यानी कि उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कल आपका एक क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन नंबर आपका 32 था कल के ही प्रैक्टिस में। तो ये जो आपने कल देखा था, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, हालांकि जो आंसर की है उसमें राइट आंसर लगा है, आपको परेशान नहीं होना है। कल मैंने गलती से आपको 1952 बता दिया था, बट आपको पता है कि ये तो आपके शिशु कल्याण जो कार्यक्रम चलाया गया था उसकी स्थापना हुई थी ना, शिशुओं के लिए। तो ये जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा 1953। एक्चुअली जब कल आप लोग कर रहे थे आंसर कर रहे थे 1953 मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये इतने आंसर 1953 आ क्यों रहे हैं। फिर जब मैंने देखा कि मैंने गलत बता दिया है तब मुझे समझ में आया। मैंने राइट आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में ही पिन कर दिया है, तो परेशान नहीं होना है। बाकी आपको पता है कि ये जो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड है इसकी स्थापना 1953 में हुई थी, 52 में नहीं। ठीक, 52 की अगर हम बात करें तो 52 में आपके जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था उसकी भी स्थापना, यानी कि सामुदायिक जो विकास कार्यक्रम हुआ था उसकी भी उस कार्यक्रम को चलाया गया था। साथ ही साथ शिशु कल्याण कार्यक्रम जो था उसमें शिशुओं के लिए जो शिशु कल्याण जो बोर्ड की स्थापना हुई थी वो 1952 में हुई थी। ठीक, चलिए, तो ये थे हमारे आज के 45 क्वेश्चन, जिसमें हमने काफ़ी कुछ कवर अप किया है। अब जो कल से आपके क्वेश्चन होंगे 2-4 क्वेश्चन आपके यहीं से अभी होंगे, बाकी कल से जो हम डिस्कस करेंगे कुछ PYQ होंगे, कुछ आपके बुक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं। अभी तक जो आपने देखा
पूरे पिछले 10 दिन तक, मतलब डे 1 से लेकर डे 10 तक हर दिन आपने नए क्वेश्चन देखे हैं। इसमें ना मैंने हाँ, क्योंकि क्वेश्चन याद रह जाते हैं तो बेशक वो पीवाईक्यू में आए हैं, बट अभी तक मैंने पीवाईक्यू एक भी नहीं उठाया है। अब सारे के सारे मैंने नए क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। अब लेकिन जो आपके क्वेश्चन होंगे वो बुक के क्वेश्चन होंगे, यानी कि जो आपकी एनसीईआरटी बेस्ड बुक है वहाँ से क्वेश्चन उठाएँगे। साथ ही साथ कुछ आपके पीवाईक्यू इन सब से क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होंगे उनको उठाएँगे। ठीक? चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? अगर कहीं कुछ गड़बड़ दिखे तो मैसेज करिएगा, कल हम उसको करेक्ट करेंगे। बाकी आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा, क्लास आपको पसंद आई होगी और हाँ, अगर आप प्रैक्टिस के लिए कोई बुक खोज रहे हैं तो देखिए ऐसा कोई मार्केट में ऐसी कोई बुक है नहीं जो बहुत हम कह सकें बहुत अच्छी है। बट हमें प्रैक्टिस करनी है तो आप मार्केट में जाइए, जो भी बुक आपको मिल जाए, जो भी बुक मिल जाए आप ले आइए। उसमें अगर कुछ गलत है तो उसको करेक्ट करिए क्योंकि आपने पढ़ रखा है, ठीक है ना? आपने चीज़ों को पढ़ रखा है तो अगर कुछ गलत दिया गया है तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। बस वहाँ से एक क्वेश्चन की पैटर्निंग आपको मिल जाएगी, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का एक टाइम मैनेज करने का आइडिया हो जाएगा आपको और साथ ही साथ गोला बनाते रहेंगे तो थोड़ा-सा टाइम मैनेजमेंट करने में आपको अच्छा होगा बस। बाकी प्रैक्टिस आप यहाँ कर रहे हैं, कुछ बुक वगैरह ले आइए। बहुत महँगी तो आई थिंक ये आपकी प्रैक्टिस की बुक नहीं आएगी। अगर गाँव-वाँव मिलेंगी तो थोड़ी-सी महँगी मिलेगी, बट अगर जहाँ पर आपको बुक वग़ैरह मिल जाते हैं अच्छे से, हर एक बुक मिल जाती है, वहाँ पर अच्छे में आपको बुक मिल जाएगी, ठीक? मतलब सस्ते में मिल जाएगी। तो आप कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लीजिए और 2-4 प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइए, ठीक? बाकी अपना रिवीज़न ज़रूर करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।